सुप्रभातम्। अहमस्मि डॉक्टर दीनानाथ साह, सहप्राचार्यः, पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालयः, बैगनी, दरभंगा। वो छात्राः शास्त्री तृतीये खंडे अनिवार्य प्रथम पत्रे संस्कृत वाङ्मयस्य इतिहासान्तर्गते गतकक्षायां मया चर्चा कृता। इदानीमपि संस्कृतवाङ्मयस्य इतिहासान्तर्गते संस्कृतनाटकस्य उत्पत्ति तस्य वादादिविषये मया चर्चा प्रस्तूयते। प्रिय छात्रों, संस्कृत वाङ्मय से आप परिचित हैं। विश्व वाङ्मय में संस्कृत वाङ्मय एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। नाटक संस्कृत साहित्य का एक गौरवपूर्ण अंग है। नाटक की उत्पत्ति नाटयति सौम्यानां हृदयानि इति नाटकम। अभिनव गुप्त ने नट झोंकना धातु से नूल प्रत्यय करके नाटक शब्द को निष्पन्न किया है। नाटक के लिए रूपक शब्द का भी प्रयोग किया गया है। रूपक नामकरण का अभिप्राय यह है कि अभिनय में अभिनेता का तादात्म्य होता है। अभिनय के मूल पात्र के साथ उसका तादात्म्य स्थापित किया जाता है। नट का दुष्यंत के साथ तथा नटी का शकुंतला के साथ ऐक्य स्थापित किया जाना इस तथ्य को स्थापित करता है। इस ऐक्य स्थापना के अनंतर ही नट का व्यापार दुष्यंत का मानकर दृष्टा के हृदय में आनंद का बोध होता है। अतः अवस्थानुकृति नाट्यम अर्थात अवस्था का अनुकरण ही नाटक है, ऐसा कहा जा सकता है। नाटक का उद्देश्य। भरत ने नाट्य को भी वेद कहा है, क्योंकि अन्य वेद तो द्विजमात्र के लिए उपयोगी तथा उपादेय होते हैं, परंतु नाट्य वेद का उपयोग प्रत्येक वर्णों के लिए है। नाटक का विषय भी सीमित नहीं होता, प्रत्येक तीनों लोकों में भावों का अनुकीर्तन इसमें रहता है। यह शक्तिहीनों के हृदय में शक्ति का संचार करता है, शूरवीरों के हृदय में उत्साह बढ़ाता है, अज्ञानियों को ज्ञान प्रदान करता है, क्योंकि विद्वानों की महत्ता का उत्कर्ष इसी में है। नाटक लोकवृत्त का अनुकरण है। विशाल विश्व के पट पर सुख दुख की जो प्रवृत्तियाँ अपना खेल दिखाया करती हैं, उस सब का चित्रण नाटक का विशेष उद्देश्य होता है। इसीलिए भरत मुनि का कहना है कि कोई भी ऐसा ज्ञानशील विद्या कला योग नहीं है जो इस नाट्य से नहीं दिखलाई पड़ता। महाकवि कालिदास ने भिन्न रुचि वाले लोगों के लिए नाटक को एक सामान्य मनोरंजन का साधन बतलाया है, जो सबका मनोरंजन समभाव से करने की क्षमता रखता है। नाटक की प्राचीनता। नाटकों का उद्भव अत्यंत प्राचीन काल में हो गया था। वैदिक युग में भी नाटक के अस्तित्व का परिचय हमें मिलता है। ऋग्वेद के सूक्तों से ज्ञात होता है कि सोम विक्रय के समय एक प्रकार का अभिनय हुआ करता था, जिसका उद्देश्य दर्शकों का मनोरंजन था। ऋग्वेद के भिन्न भिन्न सूक्त ऐसे मिलते हैं जिनमें भिन्न भिन्न व्यक्तियों का आपस में कथोपकथन है। महाभारत में भी नट, नर्तन, गायक तथा सूत्रधार आदि का निर्देश मिलता है। इससे सिद्ध होता है कि नाटकों का उस समय इतना प्रचार था कि नटों की शिक्षा के लिए स्वतंत्र सूत्र ग्रंथों की रचना होने लगी थी। पतंजलि ने भी कंसवध तथा वलिवध नामक नाटक का उल्लेख किया है।
इन सब उल्लेखों से यह प्रमाणित होता है कि वैदिक काल से लेकर विक्रम के समय तक नाटक का प्रचलन इस देश में था। भारतवर्ष में जितने भी नाटक मिले हैं उनमें कालिदासकृत अभियान शाकुंतलम ने पाश्चात्य विद्वानों को इतना चकित कर दिया था कि वे बड़ी उत्कंठा के साथ यहाँ की नाट्य कला का अध्ययन करने में अग्रसर हुए और अनेक नए नए तथ्यों को प्राप्त किया। नाटकों की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, इस विषय पर विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न मत दिया है। समाज में नई विचारधाराओं का प्रवाह ज्यों-ज्यों आता है त्यों-त्यों नए नए भावों की जागृति होती है। नाटक के रूप में भी परिवर्तन उसी के अनुसार आता है, क्योंकि नाटक समाज के लिए दर्पण के जैसा है। आज के समाज की जो रूपरेखा है उसके आधार पर प्राचीन समाज का स्वरूप निश्चित करना इस प्रकार दुरूह कार्य है, उसी प्रकार नाटक की वर्तमान स्थिति को देखकर उसके मूल रूप को ढूंढना कठिन है। इस विषय पर पाश्चात्य विद्वानों ने अधिक अन्वेषण किया है और भिन्न भिन्न वाद स्थापित किए हैं। उन्होंने पाश्चात्य नाटक की उत्पत्ति के विषय में प्रचलित भिन्न भिन्न मतों को भारतीय नाटक की उत्पत्ति के विषय में भी लागू करने का प्रयास किया है। नाट्यकला एवं नाटक की उत्पत्ति में भिन्न भिन्न वादों की सृष्टि हुई। उन समस्त वादों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं: क परंपरावाद, ख धार्मिक भावनावाद और ग लौकिक लीला। परंपरावाद के अंतर्गत द्व्युलोकवाद या दैविक उत्पत्ति। इस वाद के अनुसार नाट्य कला का आविर्भाव त्रेता युग में हुआ, क्योंकि सतयुग में सभी प्राणी सुखी थे। त्रेता युग में ही दुखों का आरंभ हो चुका था, अतः देवता तथा दानव दोनों ब्रह्मा के पास गए और जगत के दुखों से तनिक छुटकारा पाने के लिए मनोविनोद का उपाय पूछा। तब ब्रह्मा ने पंचम वेद नामक नाट्य वेद की रचना की। इस पंचम वेद में चारों वेदों की सहायता ली। ऋग्वेद से नृत्य, सामवेद से संगीत, यजुर्वेद से अभिनय तथा अथर्ववेद से नाट्य कला की सृष्टि की। इसमें शिव जी ने तांडव नृत्य, पार्वती जी ने लास्य नृत्य और विष्णु ने 4 वृत्तियों का समावेश करके कलात्मकता उत्पन्न की। स्वर्गलोक के निर्माण कार्य कुशल विश्वकर्मा ने एक सुंदर रंगमंच का निर्माण किया था। इस सबसे प्राचीन नाटक त्रिपुरदाह तथा समुद्र मंथन था, जिसमें पुरुषों का अभिनय पुरुषों ने तथा स्त्रियों का अभिनय स्त्रियों ने किया था। धार्मिक भावनावाद के अंतर्गत मृतक पूजावाद आदि आते हैं। अब हम चर्चा करें मृतक पूजावाद की। पाश्चात्य संस्कृत वाङ्मय के समीक्षकों में डॉक्टर रिजवे ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ड्रामा एंड ड्रामेटिक डांसेज ऑफ नॉन यूरोपियन रेस में भारतीय नाटकों की उत्पत्ति के विषय में कहा है कि जिस प्रकार ग्रीक देश में वीर पूजा की भावना ने नाट्य साहित्य की भावना को जन्म दिया, उसी प्रकार संभवतः संस्कृत साहित्य में राम और कृष्ण आदि वीर पुरुषों ने के प्रति आदर की भावना में नाट्य साहित्य को जन्म दिया होगा। लेकिन यह मत आज मान्य नहीं है। दूसरा परवाद या मेपोलवाद। उपर्युक्त मत का खंडन करते हुए एक अन्य पाश्चात्य विद्वान का मत है कि नाटक की उत्पत्ति में मेपोल नृत्य से हुई। पाश्चात्य प्रदेशों में मई का महीना अत्यंत आनंदप्रद होता है। एक लंबा बांस गाड़कर लोग उसके नीचे इकट्ठा होते हैं और सभी स्त्री पुरुष मिलकर नृत्य करते हैं। भारतवर्ष में इंद्रध्वज का उत्सव लगभग इसी प्रकार का हुआ करता था। इससे सिद्ध होता है कि नाटकों की उत्पत्ति वसंत में मनाए जाने वाले त्योहारों के आधार पर हुई हो।
परंतु इस वाद में भी यही दोष है कि इसका संबंध इंद्रध्वज पर्व से जोड़ा गया है। उसमें पोल उत्सव वसंत में होता है, जबकि इंद्रध्वज का पर्व भारतवर्ष में वर्षों के अंत में हुआ करता है। कृष्णोपासनावाद। इस वाद के अनुसार नाटकों का उद्भव केवल कृष्ण की उपासना से बतलाया गया है। इसमें कोई संबंध नहीं कि कृष्णोपासना से कई अंश इस प्रसंग में महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए रथ यात्राएं, नृत्यवाद और संगीत सभी ऐसे उपकरण हैं जो संस्कृत नाटक के निर्माण में सहायक सिद्ध हुए हैं। परंतु इस वाद में सबसे बड़ा दोष यह है कि कृष्ण संबंधी नाटक ही सबसे प्राचीन है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। अब का लौकिक लीलावाद, लोकप्रिय स्वांगवाद इसके अंतर्गत आते हैं। प्रोफेसर हिलब्रैंड तथा स्टेन कोनो का विचार है कि भारतवर्ष में पहले लोक के स्वांग अति प्रचलित थे। इन स्वांगों से ही नाटक की उत्पत्ति हुई। इन स्वांगों में रामायण तथा महाभारत के आख्यानों को मिलाकर नाटक की कथा वस्तु तैयार की गई। परंतु इस मत का खंडन डॉक्टर कीथ ने किया है। उनका कहना है कि नाटक के प्रचार के पूर्व स्वांगों के प्रचलित होने का कोई पुष्ट प्रमाण नहीं मिलता है। कठपुतलिका नृत्यवाद। जर्मन समीक्षक डॉक्टर पीसेल ने एक नवीन उद्भावना की है। उनके कथन का सारांश ये है कि संस्कृत नाटकों को जन्म देने में कठपुतलिका नृत्य, पपेट शो जिसको इंग्लिश में कहते हैं, का प्रधान भाग है, क्योंकि नाटकों में प्रयुक्त होने वाले सूत्रधार, स्थापक आदि शब्द इस मत के समर्थक हैं। लेकिन इस नगण्य लोक प्रचलित प्रथा से विशिष्ट नाट्य साहित्य का जन्म हुआ, यह भावना समीचीन प्रतीत नहीं होता है। छायावाद नाटक। डॉक्टर लुडर्स तथा केनो के मतानुसार नाटक की उत्पत्ति एवं विकास में छाया नाटकों का हाथ रहा है। पहले छायावाद द्वारा बहुत से खेल दिखाने की प्रथा प्रचलित थी। रूपक शब्द इसी सिद्धांत के अनुसार सिद्ध हुआ है। यह मत भी सबों को मान्य नहीं है, क्योंकि भारतवर्ष में छाया नाटक की प्राचीनता नहीं सिद्ध की जा सकती। भूतांगद नाटक छायावाद नाटक के अंतर्गत ही प्रसिद्ध है, परंतु यह न तो अति प्राचीन है और न महत्वपूर्ण है। अतः छाया नाटक जैसे सीधे साधे उपकरण भी भारतीय नाट्य कला का उदय मानना सर्वथा भ्रामक है। संवाद सूक्तवाद। ऋग्वेद में 15 से अधिक ऐसे संवाद मिलते हैं जिनमें धार्मिक भावनाओं के अतिरिक्त लोक व्यवहार से संबद्ध संवाद आए हैं। इन्हीं सूक्तों को नाटक की उत्पत्ति का मूल स्रोत मानने में प्रोफेसर मैक्स मुलर का नाम आता है। प्रोफेसर लेवी एवं वॉन श्रोडर ने भी इसका समर्थन किया। डॉक्टर हर्टले ने तो यहाँ तक कहा है कि वैदिक नाटक के विकास का मूल रूप हमें सुपर्णा अध्याय में देखने को मिल सकता है। नाटक के मुख्य 3 उपकरण होते हैं: नृत्य, गीत और संवाद। पहले इन संवादों के साथ नृत्य एवं संगीत भी रहे होंगे, पर उसका रूप नहीं मिलता। ऋग्वेद में विवाह सूक्त के अंतर्गत 9 दंपति के सामने नृत्य करने का उल्लेख मिलता है। अतः इन संवादों से ही नाटक की उत्पत्ति संभव है, क्योंकि इन संवादों में से कुछ सूक्तों में तो बड़े ही सुंदर वार्तालापों का वर्णन है। वैदिकानुष्ठानवाद। कुछ विद्वान वैदिक अनुष्ठानों में नाटकों की उत्पत्ति के बीज को देखते हैं। ऋग्वेद के संवाद सूक्त अनुष्ठान के ही एक अंग है। वैदिक काल में महाव्रत अनुष्ठान अधिक प्रचलित था। यह अनुष्ठान एक प्रकार से नाटक का ही रूप माना जाता था, क्योंकि इसमें कुमारियाँ अग्नि के चतुर्दिक नाचती थीं। इसके साथ
यज्ञ सूत्रों में यज्ञ मंडप के अंतर्गत बैठे हुए यजमानों तथा याचकों के मनोविनोदार्थ वार्तालाप में सूक्त भी नाटकों के कथोपकथन की ओर संकेत करता है। कई विद्वानों का यहाँ तक कहना है कि नाटकों में गद्यमय संवाद महाभारत अनुष्ठान में प्रयुक्त संवादों को देखकर ही बढ़ाया गया है। यदि इस विचार को ठीक मान लिया जाए तो सभी उपादान तत्व वैदिक अनुष्ठान में ही मिल जाते हैं। उपर्युक्त विभिन्न वादों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि नाटकों की उत्पत्ति में प्राचीन नृत्य, गीत एवं संवादों का अधिक हाथ रहा है। भारत में सभ्यता के विकास के साथ साथ इन नृत्य गीत आदि का भी शीघ्र विकास हुआ और इनका विकसित रूप ही नाटक कहलाया, जिसमें अभिनय ने चार चांद लगा दिया। इस प्रकार भारतवर्ष में ही नाटकों का सूत्रपात हुआ, ऐसा कहा जा सकता है। आज नाटक के उत्पत्ति और विकास के संबंध में इतनी जानकारी आपको दी गई। आशा है इससे लाभान्वित होंगे। अगली कक्षा में नाटककारों के इतिहास की जानकारी प्राप्त करेंगे। संस्कृत वाङ्मय में बहुत से नाटककार हुए हैं, उन नाटककारों के बारे में अगली कक्षा में जानकारी प्राप्त करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के व्याख्यान को विराम देता हूँ। धन्यवाद।